हेलो, स्वागत, नमस्कार, अभिनंदन, सत श्री अकाल, वणक्कम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। आप सुन रहे हैं हमला का नेक्स्ट एपिसोड। देवराज चौहान ने रास्ते में एक रेस्टोरेंट से 4 लोगों का खाना पैक कराया और फार्म हाउस वाले बंगले पर पहुंच गया। सोहनलाल अभी तक अमित के पास सर्वेंट क्वार्टर में ही था। बाकेलाल राठौर ने देवराज चौहान से पैक खाना लिया और बर्तनों में डालने के लिए किचन की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान वापस बंगले से बाहर निकला और आसपास निगाह मारी। चमकती लाइटों में पड़ा तिनका भी स्पष्ट नजर आ रहा था। आसपास देखता देवराज चौहान आगे बढ़ा और रोशनी के दायरे में रहकर बंगले के साथ साथ घूमता पीछे बने सर्वेंट क्वार्टरों में से उस क्वार्टर में जा पहुंचा जहां अमित था। आहट पाते ही सोहनलाल के हाथ में रिवॉल्वर नजर आने लगी थी, परंतु अंधेरे में भी सोहनलाल ने आसानी से पहचाना कि आने वाला देवराज चौहान है। सब ठीक है? देवराज चौहान ने अंधेरे में चारपाई पर बैठे अमित पर निगाह मारी। हाँ, तंग तो नहीं करता यह? नहीं, सोहनलाल ने अमित पर निगाह मारते हुए कहा। जरा भी तंग नहीं किया। दरवाजा बंद रखा करो, कोई एकाएक भीतर आ सकता है। अच्छा, खाना आ गया? हाँ, बाकीलाल ला रहा है, कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकल गया। सोहनलाल ने अमित को देखा। भतीजे, साथ ही उसके कंधे को थपथपाया। हाँ, चारपाई पर बैठा अमित का शरीर हौले से हिला। सो रहा था? सोहनलाल की आवाज में मुस्कुराहट थी। नहीं, अमित की आवाज में लड़खड़ाहट थी। हवा में उड़ रहा था। खोखा ब्रांड ऐसा ही होता है। सोहनलाल की आवाज में व्यंग आ गया। बंदा बैठा चारपाई पर होता है और सैर करता है चांद सितारों की। याद है तूने चाचा की छोटी सी इच्छा पूरी करनी है? वह चेक वाली? हाँ, छोटा सा चेक, साइन किया हुआ। छोटी सी रकम मैं खुद भर लूंगा। अमित झूमता हुआ बोला। बराबर दूंगा, पक्का दूंगा, चेकबुक बंगले से मंगवा लूंगा। लेकिन तूने भी वादा किया है चाचे कि खोखा लैंड से खोखा ब्रांड की बहुत सारी सिगरेट मंगवा कर देगा। फिक्र ना कर, अपने चाचे पर भरोसा रख। सोहनलाल ने शाबाशी वाले अंदाज में उसका कंधा थपथपाया कि तभी बाहर कदमों की आवाज गूंजी। अब चुप रहना, बाकेलाल खाना लाया होगा। तेरे बोलते ही उसे पता चल जाएगा कि तूने खोखा ब्रांड की सिगरेट पी रखी है। वह भी सिगरेट मांग लेगा, तेरे लिए कम पड़ जाएगी। मैं चुप रहूंगा चाचा, अमित झूमते स्वर में कह उठा। शाबाश। तभी दरवाजे के पल्ले धकेलते हुए बाकीलाल राठौर ने भीतर प्रवेश किया। मध्यम सी रोशनी में उसके हाथ में पकड़े खाने के 2 थाल स्पष्ट नजर आ रहे थे। छोरा आराम से बैठा से, मारे को तो लग रहा था कि तारे को तंग कर रहा होगा। बाकीलाल राठौर बोला। तंग? सोहनलाल हौले से हंसा। क्यों बदनाम करता है बेचारे को? बहुत अच्छा काका है। तो फिर गोद में बिठा ले, 4 फीट का फर्क ना रख। बाकीलाल राठौर व्यंग से बोला। इतना भी अच्छा नहीं हूं मैं कि इसे गोद में जगह दे दूं। ला, खाना दे। बंगले में जा, किचन में पड़ा है तारा खाना, अपना भी ले लियो और छत पर जाकर जगमोहन को भी दे दियो। अब मैं रहूंगा छोरे के पास। सोहनलाल उठ खड़ा हुआ, हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर जेब में डाली। पानी चाहिए? सोहनलाल ने पूछा। नहीं है मारे पास, वह देख घड़ा रखा है। मारे को घड़े का पानी बहुत बढ़िया लगे, गले में डालो तो पेट तक लंबी धार जावे। तू मजे से जा, थारे को इधर आने की जरूरत ना होवे। सोहनलाल ने अंधेरे में मुंह बनाया। लस्सी पीनी है? लस्सी? बाकीलाल राठौर हड़बड़ा कर जल्दी से बोला। कहाँ है? वाह, गुरदासपुर की लस्सी आज तक नहीं भूली। वो पीतल के लंबे लंबे गिलास, गाढ़ी लस्सी और गोला बनकर उस पर तैरता मक्खन। और लस्सी दावत है, जवाब ही नहीं मारे बीकानेर में। तभी सोहनलाल पलटा और बाहर निकल गया। मारी बात सुने बिना दौड़ गया। जाएगा कहाँ? थारे को गले से पकड़कर कल गुरदासपुरी लस्सी का किस्सा सुनाऊंगा। कहने के साथ ही बाकीलाल राठौर चरपाई पर बैठे अमित के पास पहुंचा। ओ छोरे, खा ले खा ले, आज तारे वास्ते होटल से स्पेशल खाना आयो है, पेट भर के खा ले। अमित ने मशीनी अंदाज में हाथ बढ़ाया और खाने का थाल ले लिया। बाकीलाल राठौर अपना थाल लिए कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। की गलवे, आज तो थारा दिमाग ठिकाने पर नजर आवे है। टीटा ना की तन्ने। तब तक अमित खाना शुरू कर चुका था। गोली वाली सिगरेट का ही असर था कि थाल में पड़ा जो भी हाथ में आ रहा था उसे ही अंधेरे में फटाफट मुंह में ठूसे जा रहा था। बाकीलाल राठौर ने भी खाना शुरू किया। ओए, भूखे की तरह क्या खाया जा रहा है? जरा लखन से खा ले। थारे को खाते देखकर मारे को बीकानेर वाली अपनी भेस याद आवे, जो चारा देखते ही कच्चा उतार कर दौड़ पड़ती थी। चुप कर, खाने दे, अमित नशे की तरंग में बोला। बाकीलाल राठौर खाते खाते छुटका। अमित को अंधेरे में उसने गहरी निगाहों से देखा। हरी आवाज को क्या हो गया हो? बांसुरी तो नहीं, ससुरी टूट गई थारे गले की। खाना खाने दे, बहुत भूख लगी है, अमित पुनः बोला। बाकीलाल राठौर ने उसकी आवाज में मौजूद नशे की तरंग को पहचाना। या तो मारे को बोतल वोतल नजर ना आवे है, तन्ने कहां से मुंह मार लिया? बोतल घटिया चीज है तो बढ़िया चीज का है। बाकीलाल राठौर की आंखें सिकुड़ी। खोखा ब्रांड? खोखा ब्रांड? बाकीलाल राठौर अजीब से स्वर में कह उठा।
पंजाबी दाए ब्रांड तो मैं पंजाब के खास शहर गुरदासपुर में भी नहीं सुना। ओए तू खोका ब्रांड की क्या करिया? खोका ब्रांड की वे? खोका ब्रांड सिगरेट है। अमित खाना खाते खाते नशे से भरे स्वर में कहता जा रहा था। यह सिर्फ खोकालैंड में मिलती है। चाचा मेरे को बहुत सारी मंगवा देगा। चाचा? बाकेलाल राठौर की आंखें सिकड़ी। ये थारा चाचा कहाँ से पैदा हो गया? अभी तो गया है। बल्ले बल्ले। बाकेलाल राठौर होठ सिकोड़कर तीखे स्वर में कह उठा। 4 घंटों में वो थारा चाचा बन गए हो और तू उसका भतीजा। गोली वाली सिगरेट थारे को पिलाई उसने? 1 नहीं 2। अच्छा कितना तू इसी लायक वे। कल तो 4 गोली वाली सिगरेट पीवे। कम से कम ठंड नालते बैठेगा। मरिया बंग पे यारे। कहने के साथ ही बाकेलाल राठौर ने खाना शुरू कर दिया। तुम्हारे पास है? खाना खाते अमित ने नशे में हिलते स्वर में पूछा। क्या? खोखा ब्रांड की सिगरेट? मारे को यह खुजली वाली बीमारी नहीं लगी। नशा तो मन ने ना बीकानेर में देखा और ना ही गुरदासपुर में। मारे को लस्सी दूध मिल जावे, बची मलाई वाला हाथ मूछों पर फेर लेवे, इतने में ही मारे को स्वर्ग का दर्शन हो जावे। 1 सिगरेट दे दे खोखा ब्रांड की, मैं तेरे को भी चेक दूंगा, साइन करके रकम खुद भर लेना। बाकेलाल राठौर का दिमाग सटका। चेक? साइन करके? बाकेलाल राठौर का खाना रुक गया। हाँ, और किस किस को बांटे हैं तन्ने चेकों को? अभी तो नहीं दिया, लेकिन चाचा को दूंगा। वह मुझे खोकालैंड से खोखा ब्रांड की सिगरेट मंगवा कर देगा। वाह सोहनलाल वाह, तन्ने तो छोरे को पूरा डंडा फिरा दिया। बल्ले बल्ले चाचे भतीजे की, एक कुत्ता दूसरा महाकुत्ता। मैं भी तो आखिर सोचूं कि यह राखी बांधने वाली नौबत क्यों आ गई। तो यह बात हो गई। बाकेलाल राठौर ने खाना खाना शुरू कर दिया। एक सलाह देवे थारे को। क्या? बच्चा अभी तो नशा मत किया कर, इंसान बन इंसान। बच्चा नहीं हूं मैं, पूरा 16 साल का हूँ। नशे से भरा था अमित का स्वर। और नशा मैंने कोई पहली बार नहीं किया। 13 साल की उम्र से ही करना शुरू कर दिया था। चरस, अफीम, हेरोइन, कई बार स्मैक भी ली। बहुत पैसा है मेरे पापा के पास, लेकिन खोखा ब्रांड वाला नशा पहले कभी नहीं किया। गंदे तालाब में डूब के मारे को क्या? बाकेलाल राठौर बुरा सा मुंह बनाकर क्या उठा। मेरा खाना खत्म हो गया तो मारे को का? अभी भूख लगी है। मन ने खाना सबको तोल कर बराबर बराबर दिया था, लेकिन तूने मांगा है तो रोटी के लिए मना नहीं करूंगा। कहने के साथ ही बाकेलाल राठौर ने उसकी थाली में एक चपाती और कुछ सब्जी डाल दी। खा ले और चुपचाप लुढ़क जा। अमित जल्दी से चपाती खाने लगा। अब तेरे को ठंडी हवा देने वाली मशीन की जरूरत होवे? बाकेलाल राठौर ने तीखे स्वर में पूछा। नहीं, खोखा ब्रांड सिगरेट के बाद तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती। खाते हुए झूमते स्वर में अमित कह उठा। बल्ले बल्ले। रात के 10 से ऊपर का वक्त हो रहा था। सूरज सिंह बोतल खोले कुर्सी पर बैठा, टेबल पर टांगे फैलाए आराम से चुस्कियां ले रहा था विस्की की। उसकी आंखों और चेहरे से लग रहा था कि वह ठीक ठाक नशे में है। 3 कदम दूर सुजान सिंह बेड पर अधलेटा सा सिगरेट के कश ले रहा था। उसकी टांग पर लगी गोली का जख्म बीतते वक्त के साथ ठीक हो रहा था। उसकी पीने की इच्छा नहीं थी। सूरज सिंह के कई बार कहने पर भी सुजान सिंह ने विस्की नहीं ली थी। करीब आधा घंटा बीत चुका था। दोनों में कोई बात तक नहीं हुई थी। सुजान सिंह ने सूरज सिंह को देखा। तू चुप क्यों है सूरज? सुजान सिंह के शब्द सुनकर सूरज सिंह ने विस्की का छोटा सा घूंट भरा, फिर उसे देखा। भाई, मैं कुछ सोच रहा हूं। क्या? मोना चौधरी काम कर गुजरी तो उसे 1.5 करोड़ मिलेगा। कहते हुए सूरज सिंह ने हाथ में थमे विस्की के गिलास को उंगली से ठकठकाया। और भागीरथ मल्होत्रा हमें 50 लाख देगा, जैसा कि तय है। सुजान सिंह सूरज सिंह को देखता रहा। यह सब तो तब है जब मोना चौधरी सफल होगी। सूरज सिंह ने पुनः गिलास ठकठकाकर कहा। लेकिन हमें यह भी मानकर चलना चाहिए कि मोना चौधरी असफल भी हो सकती है। देवराज चौहान आसानी से उस पर हावी हो सकता है, मोना चौधरी को पीछे धकेल सकता है। ऐसा हो जाने पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुजान सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा। ठीक कहते हो भाई, ऐसा हो जाने पर, समझे, ऐसा हो जाने पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन पहले से ही खुद को तैयार रखा जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सूरज सिंह ने अपनी नशे से भरी कौवे की चोंच जैसी नाक को मसला। सुजान सिंह ने आंखें सिकोड़कर सूरज सिंह को देखा। फिर तू कुछ उल्टा सोच रहा है? हाँ, मैं सिर्फ अपने हक की बात सोच रहा हूँ। सूरज सिंह दांत फाड़कर मुस्कुराया। मुझे नहीं सुननी तेरी बात। सुजान सिंह नाराजगी भरे स्वर में बोला। तू पहले ही बहुत बड़ा कदम उठा चुका है। मोना चौधरी को देवराज चौहान के सामने लाकर खड़ा कर दिया है, और अभी तक इस बात से मोना चौधरी वाकिफ तक नहीं। जब उसे पता चलेगा तो हो सकता है मोना चौधरी तेरी ही गर्दन। सूरज सिंह हंसा, कौवे की चोट जैसी नाक को रगड़ा, विस्की का घूंट भरा, फिर सुजान सिंह को देखा। भाई, सीधी सी बात है कि मैं देवराज चौहान को नहीं जानता, नहीं पहचानता। नाम सुन रखा है, लेकिन देखने का भाग्यशाली मौका कहाँ नसीब हुआ मुझे। अब यह बात सुनकर तो मोना चौधरी मेरी गर्दन पकड़ने से रही। यह बात तो उसे मालूम होने से रही कि मैंने जानबूझकर उसे देवराज चौहान के सामने ला खड़ा कर दिया है। अगर मालूम हो भी गया, यह मानकर भी चला जाए, तो मोना चौधरी के लिए तब मेरा जवाब होगा कि देवराज चौहान से वह टक्कर ले सकती है।
इसलिए देवराज चौहान के बारे में ना बताकर उसे इस काम के लिए। जो भी हो, मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ। सुजान सिंह की आवाज में नाराजगी ही नाराजगी थी। सूरज सिंह ने घूंट भरा और कौवे की चोंच जैसी नाक पर हाथ फेरा। सुजान सिंह ने कष्ट लेकर बेड पर रखी एस्ट्रे में सिगरेट मसल दी। भाई, मैं कुछ कह रहा था। सुजान सिंह खामोश रहा। मैं कह रहा था कि अगर मोना चौधरी सफल ना हुई तो हम 50 लाख जैसी रकम से भी हाथ धो बैठेंगे। इसका जवाब मैं दे चुका हूं कि ऐसा हो जाने पर हमारे हाथ में कुछ नहीं। सुजान सिंह बोला, खामोशी से देखता रहा कि मोना चौधरी क्या करती है। जो भी होगा कुछ ही दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। वह तो है ही, लेकिन मैं कुछ कह रहा था, कहते हुए सूरज सिंह एकाएक होले से हंसा। अब सुजान सिंह की निगाह सूरज सिंह के चेहरे पर जा टिकी। सूरज सिंह मुस्कुराता हुआ बराबर उसे देख रहा था। भाई, बोल दूं क्या? बोल दे। सेठ रूपकलाल भागीरथ के लड़के के लिए 2 करोड़ फेंक रहा है। 1.5 करोड़ मोना चौधरी को और 50 लाख हमें, पूरा 2 करोड़ हुआ। अगर यह सारा ही हमें मिल जाए तो मजा आ जाएगा। जान सिंह तुरंत सीधा होकर बैठ गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है भाई, तू पागल हो गया है। मैं भाई, मेरी बात तो सुन, बीच में मत टोक, सुन ले पूरी बात। सूरज सिंह का स्वर बेहद शांत था। सुजान सिंह की क्रोध से भरी निगाह सूरज सिंह पर टिकी थी। अगर तेरी सोचों का यही हाल रहा तो मैं तेरे से अलग हो जाऊंगा सूरज। तू हमेशा उल्टी पुल्टी और मरने वाली बातें और काम करता है। 50 बार हम तेरी हरकतों के कारण मुसीबत में घिर चुके हैं। और भाई, सूरज सिंह गहरी सांस लेकर के उठा। बात को लंबा मत खींच, पहले मेरी बात तो सुन ले। सुजान सिंह तिखी निगाहों से सूरज सिंह को देखे जा रहा था। भाई, सूरज सिंह की नशे भरी आवाज में गंभीरता थी। मोना चौधरी का मीटर डाउन है। वह अपना काम शुरू कर चुकी है। आज या कल में हरकत में भी आ जाएगी। अगर वह असफल रही, यह सोचते हुए हमें अपना भी मीटर डाउन कर लेना चाहिए। अगर मोना चौधरी के पीछे चलते रहे तो खाली हाथ भी रह सकते हैं। सुजान सिंह कुछ नहीं बोला। भाई, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर भागीरथ के लड़के को रूपकलाल के हवाले करे तो 2 का 2.5 भी ले सकते हैं। और पागल, सुजान सिंह हाथ हिलाकर बोला, यह बात सिर्फ एक पागल ही सोच सकता है। एक तरफ देवराज चौहान जैसा शेर है और दूसरी तरफ मोना चौधरी जैसी शेरनी। ऐसे में इन दोनों के बीच में से गुजर कर, तौबा तौबा। और तू कहता है इन दोनों के हाथों से भागीरथ के लड़के को छीन लेगा? सूरज सिंह ने गिलास खाली करके कौवे की चोट जैसी नाक को मसलने के बाद सिगरेट का कश लिया। फिर धीमी आवाज में बोला, भाई, तू कभी तो मेरे पर पूरा भरोसा करके पूरी बात सुन लिया कर। मैंने अगर कुछ सोचा है तो दम होगा उस बात में ना दम हुआ तो मना कर देना। मैंने कौन सा अपना कानून लागू कर दिया है? सुजान सिंह सूरज सिंह को देखता रहा। देवराज चौहान और मोना चौधरी जो कुछ कर रहे हैं करते रहे। मैं मोना चौधरी के साथ हूँ, पूरा साथ दूंगा उसका। बीच में मौका देखकर कोई और खिचड़ी पका सका तो पका लूंगा, नहीं तो ऐसे ही सही। सूरज सिंह का हाथ पुनः अपने कौवे की चोट जैसी नाक पर गया। भाई, तुमने वह किस्सा तो सुना ही होगा जब 2 बिल्लियां रोटी को लेकर झगड़ रही हो और बीच में बंदर आ गया हो उनका फैसला कराते कराते बंदर धीरे धीरे सारी रोटी हड़प गया और बिल्लियां ताकती रह गई। मतलब कि अगर भागीरथ के लड़के को लेकर मैं भी बंदर जैसा काम कर गुजरूं तो क्या बुरा है? नहीं तो दाल रोटी तो चल ही रही है। सुजान सिंह ने कड़वे स्वर में कहा, वह 2 बिल्लियों में बंदर था और जो तू बात कर रहा है उसके मुताबिक देवराज चौहान और मोना चौधरी के सामने तेरी हैसियत चूहे जैसी है। बंदर और चूहे में बहुत फर्क होता है। सूरज सिंह मुस्कुराया। ऐसा भी चूहा नहीं हूं जैसा तुम कहने की कोशिश कर रहे हो। सूरज, ऊंचा मत उड़, तू गलत जा रहा है। मैं गलत ठीक कहीं नहीं उड़ रहा। मैं तो कह रहा हूं कि सब कुछ आने वाले वक्त पर निर्भर है कि हालात कैसे बनते हैं। मैं हालात को नहीं छेड़ूंगा। अगर खुद ही कुछ कर गुजरने लायक हालात बन पड़े तो देख लेंगे। सुजान सिंह ने गहरी सांस लेकर सिले लाया। मैं घायल ना होता तो तेरे को कोई उल्टा काम ना करने देता। मेरे बेड पर पड़े होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। कैसी बात करता है भाई? तेरे होते मैं कुछ नाजायज करूंगा? मैं जो कुछ करूंगा तेरे को बताकर तेरे से सलाह लेकर करूंगा। अगर मेरी समझदारी पर तुझे विश्वास नहीं है तो बोल दे, मैं तेरी सेवा करने यहीं बैठ जाता हूँ। तेरी दवा दारू का ख्याल रखूंगा और तेरी टांगे दबाता रहूंगा। भाड़ में गया भागीरथ का लड़का और रूपकलाल से मिलने वाली दौलत। सुजान सिंह कुछ ना बोला। वह जानता था कि सूरज सिंह का खुराफाती दिमाग चुप नहीं रहने वाला। वह कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा काम जरूर करेगा। जब तक मेरी टांग ठीक नहीं होती तब तक मैं इस मामले में दखल भी नहीं दे सकता। सुजान सिंह ने शांत स्वर में कहा, लेकिन तू जो भी करना संभल कर करना। इस मामले में खतरनाक लोग भरे पड़े हैं। भाई, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ नहीं करने वाला। तेरे से तो यूं ही जरा सी बात छेड़ी है। सूरज सिंह ने लापरवाही से कहा, जबकि उसका दिमाग तो बहुत आगे तक की सोच चुका था कि उसने क्या कमाल कर दिखाना है। मोना चौधरी रात को 12 बजे फॉर्म वाले बंगले का फेरा लगा आई थी। दूर रहकर ही उसने बंगले के हर तरफ का निरीक्षण किया था। सूरज सिंह के मुताबिक 4 आदमी उस लड़के की सुरक्षा में थे।
मोना चौधरी ने हिसाब लगाया कि बंगले के आसपास खुली जगह होने के कारण 4 आदमी वहां पर नजर रखने के लिए पर्याप्त थे। दिन में तो वैसे ही बंगले से हर तरफ का दूर दूर तक का नजारा स्पष्ट नजर आता था और रात को बंगले के आसपास फैला तीव्र प्रकाश आने वाले को आसानी से नजरों में ला सकता था। काफी देर के प्रयासों के बाद मोना चौधरी को बंगले की छत पर टहलता अंधेरे में एक साया नजर आया और दूसरा साया बंगले के मुख्य दरवाजे के करीब टहलता। बाकी दो नजर नहीं आए, जबकि मोना चौधरी को पूर्ण विश्वास था कि वह भी कहीं आसपास ही होंगे। करीब 1 घंटे बाद मोना चौधरी वापस पलटी और सूरज सिंह वाली कार में जुबेर सिंह के कमरे में पहुंच गई। चेहरे पर सोच के भाव थे। मस्तिष्क में एक ही बात थी कि बंगले में मौजूद लड़के को, अमित को कैसे हासिल किया जाए। आखिरकार मोना चौधरी इसी नतीजे पर पहुंची कि कुछ करने से पहले कम से कम एक बार उसका बंगले के अंदर जाना जरूरी था। वहां का भीतरी माहौल देखना जरूरी था। हो सका तो उन लोगों के सुरक्षा प्रबंधों को जान लेने में फायदा था और मोना चौधरी ने सोच लिया था कि कैसे किस तरह बंगले में प्रवेश पाना है। अगले दिन मोना चौधरी तैयार होकर हटी ही थी कि जुबेर सिंह आ गया। जुबेर सिंह टैक्सी ड्राइवर के रूप में सादे से कपड़ों में था, ऐसे कि वह बरसों से रहता आ रहा था। वह नहाया धोया लग रहा था। मोना चौधरी के लिए नाश्ता भी लेकर आया था। मोना चौधरी ने नाश्ता किया। तुमने कहा था कि कल बताऊंगी कि मामला क्या है, जुबेर सिंह ने कहा। शांत रहो, आज दिन भर में ही सब कुछ मालूम हो जाएगा, मोना चौधरी ने कहा। किसी लड़के को किसी की कैद से निकालना है? यह तो कोई कठिन काम नहीं, जुबेर सिंह बोला। कोई कठिन काम नहीं है। तुम अपनी टैक्सी लाए हो? हाँ, प्राइवेट कार है, भाड़े वाली टैक्सी नहीं। ठीक है, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। मेरे पास किसी की कार है, वह वापस देनी है। उसके बाद बाहर आकर मोना चौधरी ने सूरज सिंह वाली कार आगे बढ़ाई। जुबेर सिंह अपनी प्राइवेट टैक्सी में उसके पीछे हो गया। आधे घंटे बाद ही मोना चौधरी जुबेर सिंह के साथ उस होटल में थी जहां सूरज सिंह और सुजान सिंह ठहरे हुए थे। सूरज सिंह बिल्कुल तैयार था और मोना चौधरी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। सूरज सिंह ने मोना चौधरी को सुजान सिंह से मिलवाया। मोना चौधरी ने सुजान सिंह का हाल पूछा। इस दौरान सूरज सिंह जुबेर सिंह को बार बार गहरी निगाहों से देखता रहा। जुबेर सिंह को देखकर सूरज सिंह को इस बात का एहसास तो हो ही गया था कि यह खेला खाया इंसान है। उसके बाद मोना चौधरी उन दोनों के साथ बाहर निकली। तुम्हारी कार होटल की पार्किंग में खड़ी है, मोना चौधरी ने सूरज सिंह से कहा। मुझे जब जरूरत पड़ेगी ले लूंगी, फिलहाल तो तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो। सूरज सिंह ने फौरन सहमति में सिर हिलाया। वे तीनों जुबेर सिंह की प्राइवेट कार में जा बैठे। मोना चौधरी के कहने पर सूरज सिंह ने ड्राइविंग सीट संभाली और फॉर्म वाले बंगले की तरफ कार दौड़ा दी। तुम्हारे साथ कौन है? आखिरकार सूरज सिंह ने पूछ ही लिया। मेरा आदमी है और इस काम में हमारा साथी, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। सूरज सिंह ने होठ सिकोड़कर बैक मिरर में जुबेर सिंह का चेहरा देखा। विश्वासी है? सूरज सिंह ने पीछे देखना चाहा, तभी जुबेर सिंह ने शांत भाव में टोका। आगे देखकर गाड़ी चला। विश्वासी ही विश्वासी है। जुबेर सिंह नाम है मेरा। मेरे बारे में जो कुछ पूछना है मुझसे पूछ। अब हमने कुछ दिन साथ रहना है, अच्छी खासी पहचान हो जाएगी। सूरज सिंह मन ही मन गहरी सांस लेकर रह गया। कुछ सोचा है कि काम कैसे करना है? सूरज सिंह ने ड्राइव करते मोना चौधरी से पूछा। मोना चौधरी ने सिगरेट सुलगा ली। काम कैसे करना है यह सोचने से पहले, किसी फैसले पर पहुंचने से पहले वह बंगला देखना जरूरी है जहां पर उस लड़के को रखा गया है। अगर हम बंगले का भीतरी नक्शा नहीं जानेंगे तो काम के दौरान कभी भी बंगले में फंस सकते हैं। वह बंगला हमारे लिए चूहेदान बन सकता है। सूरज सिंह के चेहरे पर अजीब से भाव आए। लेकिन अब तो बंगला नहीं देखा जा सकता, वहां पर वे लोग हैं और बंगला आसानी से भीतर से देखा जा सकता है। मोना चौधरी खिड़की से बाहर पहाड़ियों को देखती हुई बोली। कैसे? बंगले वाले यह तो नहीं जानते होंगे कि मैं अमित को उनके हाथों से छीनना चाहती हूँ? हाँ, ठीक कहती हो। उन्हें भला यह बात कैसे मालूम हो सकती है? सूरज सिंह के होठों से बरबस ही निकला। यही बात मेरे हक में रहेगी। तुम दोनों को कुछ पहले छोड़कर मैं बंगले पर जाऊंगी। किसी को इस तरह आता देखकर सीधे सीधे तो वे शूट करने से रहे, मोना चौधरी बोली। हाँ, ठीक कहती हो। वैसे भी किसी खूबसूरत युवती को आते देखकर वे लापरवाह हो जाएंगे। कहने को तो कह दिया सूरज सिंह ने, लेकिन भीतर से उसका दिल जोरों से धड़क उठा था। मोना चौधरी के बंगले पर जाने का स्पष्ट मतलब था देवराज चौहान से मुलाकात। मोना चौधरी का यह जान लेना कि वह लड़का देवराज चौहान की सुरक्षा में है। क्या मोना चौधरी देवराज चौहान को पहचानती है? देवराज चौहान मोना चौधरी को पहचानता है? जंगल के दो शेर एक दूसरे को न जाने पहचाने, यह कैसे संभव हो सकता है? सूरज सिंह के दिमाग में तरह तरह की सोचें छलांगे मार रही थी। इस तरह मैं बंगले को देख लूंगी, मोना चौधरी के शब्द उसके कानों में पड़े। सूरज सिंह ने अपनी दौड़ती सोचों पर काबू पाने की चेष्टा की। लेकिन वे लोग तुम्हें बंगले में क्यों घुसने देंगे? वहां पहुंचने के बाद बंगले के अंदर जाना मेरे लिए मामूली बात है। देवराज चौहान को अपने मुकाबले पर खड़ा पाकर मोना चौधरी कैसा महसूस करेगी? एक बारगी तो वह भी हड़बड़ा जाएगी कि गलत काम हाथ में ले लिया। सूरज सिंह की सोचें छलांगे मार रही थी। वहां पर तुम्हारे लिए खतरा भी हो सकता है, सूरज सिंह यूं ही कह उठा। नहीं, मुझे बंगले पर कोई नुकसान नहीं होगा।
मोना चौधरी का स्वर शांत था। मैं वहां पर झगड़ा करने नहीं जा रही, यूं ही जा रही हूँ। और कोई मुझे पहचानता नहीं, यह बात जानता तक नहीं कि मैं किस चक्कर में हूँ और आने वाले वक्त में क्या करने वाली हूँ। फिर भी साथ किसी को ले जाती तो ठीक रहता। नहीं, मैं अकेली ही जाऊंगी। सूरज सिंह की सोचे कार से भी तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अब मन ही मन उसे सतर्क रहना चाहिए कि उसकी किसी हरकत से मोना चौधरी को यह जाहिर ना हो कि उसने ही उसे जानबूझकर देवराज चौहान के मुकाबले ला खड़ा किया है। इस मामले में उसे पूरी तरह अनजान बने रहना चाहिए। कुछ देर बाद मोना चौधरी ने जुबेर सिंह पर नजर मारी। तुम दोनों यहीं उतर जाओ, यहाँ से आगे कार में अकेली ड्राइव करूंगी। मुझे आने में बेशक देरी हो जाए, लेकिन तुम लोगों ने किसी हालत में फॉर्म के बंगले की तरफ रुख नहीं करना है। सूरज सिंह और जुबेर सिंह कार से बाहर आ गए। मोना चौधरी कार से बाहर निकली और आगे ड्राइविंग सीट पर जा बैठी। इसके साथ ही कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। जुबेर सिंह आगे बढ़ा और सड़क के किनारे पहाड़ी पत्थर पर जा बैठा। सूरज सिंह मन ही मन बेचैन था यह जानने के लिए कि मोना चौधरी के फार्म हाउस के बंगले पर पहुंचने पर क्या होता है। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर आगे फार्म हाउस था। सूरज सिंह ने जुबेर सिंह को देखा। मैं अभी आया। जुबेर सिंह ने घूर कर उसे देखा। कभी तेरे जैसे 50 मेरे नीचे मेरे इशारे पर काम करते थे, जुबेर सिंह ने चुपते स्वर में कहा। मैं था उन 50 में? सूरज सिंह के होठ सिकुड़े। नहीं, बस यही कमी रह गई थी, मैं अभी आया। कहने के साथ ही सूरज सिंह ने आगे बढ़ना चाहा। रुक, जुबेर सिंह का स्वर सख्त हो गया। सूरज सिंह चिटका जुबेर सिंह को देखा। कहाँ जा रहा है? इधर उधर टहलने। सूरज सिंह का स्वर सपाट था। उसने कौवे की चोंच जैसी नाक पर हाथ मसला। यही घूम ले। अगर धार मारनी हो तो? सूरज सिंह के दांत भिज गए। वो अभी मार ले, तेरे सामने। हाँ, कोई अर्ज नहीं, वक्त आने पर मैं तेरे सामने धार मार लूंगा। दोनों कई पलों तक एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। क्यों रोक रहा है मुझे? सूरज सिंह के दांत सख्ती से भिज गए। इसलिए कि तू इधर उधर नहीं बल्कि वहां जा रहा है जहां मोना चौधरी गई है। तभी तो मैंने कहा, कभी तेरे जैसे 50 मेरे इशारे पर नाचते थे। तुम जैसों की फितरत में अच्छी तरह जानता हूँ। यह तो कोई बहुत बड़ा हरामजादा है। सूरज सिंह का चेहरा नर्म हुआ। अब मुझे तेरी फितरत भी समझ में आ रही है, सूरज सिंह ने कड़वा स्वर में कहा। तू रुक, अभी मत बोल। जुबेर सिंह ने हाथ उठाकर उसे टोका। इतनी जल्दी मेरी फितरत का अंदाजा मत लगा, धोखा खा जाएगा। 2-4 दिन मेरे साथ रह ले, फिर बोलना। जुबेर सिंह को घूरते सूरज सिंह ने हौले से सिर हिलाया। ठीक कहता है तू, मैं ही तेरी फितरत बताने में जल्दबाजी कर रहा हूँ। कहते हुए सूरज सिंह लापरवाही से आगे बढ़ा और जुबेर सिंह के पास पहुंचकर ठिठका। तेरे को घूसा मारना आता है? जुबेर सिंह ने उसकी आंखों में झांका। सूरज सिंह की आंखों में सुर्खी थी, जबकि चेहरा शांत था। बोल, घूसा मारना आता है क्या? जुबेर सिंह के जबड़ों में कसाव आ गया। उसी पल फुर्ती के साथ सूरज सिंह का घूसा जुबेर सिंह के चेहरे की तरफ बढ़ा। जुबेर सिंह ने उसी एक पल में एक बाह से उसके घुसे को रोका और अपना घुसा उसके पेट में दे मारा। सूरज सिंह का कर दोहरा हो गया। जुबेर सिंह ने उसके कंधे पर हाथ रखकर धक्का दिया तो सूरज सिंह कुछ कदम दूर जा लुढ़का। पेट में दर्द की लहरें उठ रही थी। घुसा तगड़ा था। हरामजादा, यह तो मुसीबत से ही बड़ा लगता है, सूरज सिंह बड़बड़ाया। सूरज सिंह ने खुद को संभाला। पेट का दर्द कम हुआ। माना घुसा मारना तेरे को आता है? सूरज सिंह खुद पर काबू पाते हुए कड़वे स्वर में बोल उठा। लेकिन गोली का निशाना मैं तुझसे कहीं बढ़िया लगा सकता हूँ, लगाता है शर्त? कुछ कहने की अपेक्षा जुबेर सिंह ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। चिंता मत कर, सूरज सिंह धीमे किंतु मारक स्वर में बड़बड़ाया। अपने निशाने का नक्शा तो मैं तेरे को दिखाऊंगा, ऐसा दिखाऊंगा कि उसके बाद तू कुछ भी देखने के काबिल नहीं रहेगा। देवराज चौहान ने रात को ही जगमोहन को बता दिया था कि मोना चौधरी से उसकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात का अंत किन हालातों में हुआ। मोना चौधरी के इस तरह मिलने की खबर सुनकर जगमोहन को हैरानी भी हुई और खुशी भी। रात भर बंगले की छत पर ड्यूटी देने के बाद दिन निकलने पर जगमोहन सो गया था। नीचे सोहनलाल जागता रहा था और देवराज चौहान आधी रात को बंगले के सोफे पर सो गया था ताकि सोहनलाल को उसकी जरूरत पड़े तो फौरन हरकत में आ सके। दिन निकल आने पर सोहनलाल भी नींद में डूब गया। देवराज चौहान 3-4 घंटों की नींद लेकर तरोताजा नजर आ रहा था। उधर बाकेलाल राठौर सर्वेंट क्वार्टर में अमित के साथ आराम से सोया था। जब उसकी आंखें खुली तब अमित अभी भी सो रहा था। बाकेलाल राठौर दरवाजे के बाहर से सिटकनी लगाकर बंगले में आ गया था। देवराज चौहान और बाकेलाल राठौर बारी बारी नहा धोकर फ्रेश हुए। एक काम में व्यस्त रहता तो दूसरा बंगले के बाहर नजर मारता। फिर देवराज चौहान बंगले के मुख्य द्वार पर कुर्सी बिछाकर बैठ गया और बाकेलाल राठौर खुद का और देवराज चौहान का नाश्ता तैयार करने लगा। दोनों नाश्ते वगैरह से फारिग हुए तो दिन के 9 बज गए। मैं बंगले का राउंड लगाकर आता हूँ, बाकेलाल राठौर बोला। छत पर भी हो आना, देवराज चौहान बोला। जो लोग अमित को हमसे हासिल करना चाहते हैं वे यहाँ नजर अवश्य रखे होंगे। उन्हें एहसास होते रहना चाहिए कि हम लापरवाह नहीं हैं। बढ़िया गल्प है। कहने के साथ ही बाकेलाल राठौर वहां से चला गया।
देवराज चौहान कभी टहलता तो कभी कुर्सी पर आ बैठता। नजरें हर तरफ दौड़ी फिर रही थी। वह जानता था कि अमित को लेने की खातिर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आधे घंटे बाद बाकीलाल राठौर वहां पहुंचा। मारे को एक गल समझ नहीं आ रही। क्या? देवराज चौहान ने उसे देखा। मारे यहाँ आते ही अमित को मारे से छीनने की खातिर हमला बोला गया, जिसे कि हमने असफल बना दिया। इस गल को 3 दिन बीत गए, अब तक कुछ भी नहीं हुआ। हो जाएगा। देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। मारी समझ में नहीं आयो कि का हो जाएगा। हमला। एक बार वे लोग शिकस्त खाकर लौट गए, लेकिन दूसरे हमले की तैयारी वे बहुत सोच समझ कर रहे होंगे, तभी तो 3 दिन शांति से बीत गए। फिर तो वे लोग भारी हमला करो। बाकीलाल राठौर की आवाज में चिंता भर आई। देवराज चौहान ने बाकीलाल राठौर पर नजर मारी। उनका हमला भारी हो या हल्का, देवराज चौहान एक एक शब्द चबा करके उठा। जो भी हो, वे लोग अमित को किसी भी सूरत में हमारे हाथों से नहीं। देवराज चौहान एकाएक खामोश हो गया। आंखें सिकुड़ती चली गई। दूर से आने वाली धूल भरी सड़क पर एकाएक कार नजर आने लगी थी, जो इसी ओर आ रही थी। कार की स्पीड सामान्य थी। कोई ससुरा इधर को आवे है। बाकीलाल राठौर का चेहरा दरिंदगी से भर उठा। तुम भीतर जाओ और खिड़की से गन के साथ पोजीशन ले लो, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। देखते ही देखते बाकीलाल राठौर बंगले में प्रवेश कर गया। देवराज चौहान की सिकुड़ी निगाह आधी कार पर टिक चुकी थी। चेहरा सपाट था। पैंट में फंसी रिवॉल्वर की मौजूदगी का एहसास उसे बराबर हो रहा था। ज्यों ज्यों मोना चौधरी की कार फार्म हाउस के बंगले के नजदीक पहुंचती जा रही थी, त्यों त्यों उसकी आंखों का पैनापन बढ़ता जा रहा था। मोना चौधरी ने दूर से ही देख लिया था कि बंगले के प्रवेश द्वार के करीब ही कोई कुर्सी पर बैठा है, और उसकी आती कार को देखकर भी उसने कुर्सी से उठने की कोई कोशिश न की। मोना चौधरी ने कार की स्पीड धीमी ही रखी थी ताकि बंगले के माहौल को अच्छी तरह समझ सके, परंतु सिवाय कुर्सी पर बैठे आदमी के कोई दूसरा ना तो नजर आया और ना ही किसी की झलक मिल पाई थी। बंगले की बंद खुली खिड़की स्पष्ट नजर आ रही थी। बंगले के करीब पहुंचते पहुंचते मोना चौधरी और भी सावधान हो गई थी। फिर जब उसकी कार बंगले के करीब पहुंची तो कुर्सी पर बैठा इंसान स्पष्ट नजर आया। मोना चौधरी के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। देवराज चौहान? मोना चौधरी की आंखें हैरानी से फैल गई। पांव ब्रेक पर दबता चला गया। कार हल्के से झटके के साथ रुक गई। विंडशील्ड से गुजरकर उसकी नजरें देवराज चौहान को देख रही थी। इस वक्त देवराज चौहान की आंखें उसे किसी पत्थर के बुत की तरह महसूस हो रही थी। कुछ पल ऐसे ही बीते। देवराज चौहान की सर्द निगाह कार के विंडशील्ड को भेदती मोना चौधरी के चेहरे पर थी। मोना चौधरी हक्की बक्की थी। यह क्या हो रहा है? देवराज चौहान यहाँ कैसे? वह तो उन लोगों के पास आई थी जिन्होंने भागीरथ के बेटे अमित को सुरक्षा दे रखी थी। अमित को इन लोगों के हाथों से छीन ले जाना था। अमित को रूपक लाल के हवाले करना था। अगले ही पल मोना चौधरी के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। तो क्या देवराज चौहान ही अमित को अपनी सुरक्षा में रखे हुए है? इस विचार के साथ ही मोना चौधरी को अपनी बाहों पर चींटियां रेंगती सी महसूस हुई। दिल और दिमाग में ऐसी खलबली उठी कि उसे लगा जैसे उसके भीतर बवंडर सा उठ खड़ा हुआ हो। इस सारे वक्त के दौरान वह देवराज चौहान को देख रही थी और देवराज चौहान उसे। मोना चौधरी ने फौरन खुद पर काबू पाया, जिसमें कि वह पूरी तरह सफल ना हो सकी। वह सिर्फ एक ही बात सोचे जा रही थी कि अगर अमित को देवराज चौहान सुरक्षा दे रहा है तो उसका इस मामले में आना ठीक नहीं रहा, और देवराज चौहान की यहाँ मौजूदगी का मतलब था कि अमित देवराज चौहान की सुरक्षा में है। मोना चौधरी के मस्तिष्क में लाल किला पर मिले फकीर बाबा के शब्द गूंजने लगे कि बहुत जल्द तेरी मुलाकात लौह पुरुष के साथ होगी, जिसका नाम देवराज चौहान होगा। तुम दोनों में भयंकर टकराव होगा और उस टकराव में एक ही जिंदा बचेगा, वह मरेगी या देवराज चौहान मरेगा। मोना चौधरी को महसूस हो रहा था कि शायद फकीर बाबा ने ठीक ही कहा था। इस समय जो हालात बनते नजर आ रहे थे उससे कुछ ऐसा ही लग रहा था। अगर देवराज चौहान के सुरक्षा घेरे में अमित है तो फकीर बाबा की बात को झुटलाया नहीं जा सकता। मोना चौधरी के मस्तिष्क में जो उथल पुथल पैदा हुई थी वह काबू में आने लगी थी। उसका जड़ हुआ शरीर हिला, गहरी सांस ली। कार का इंजन चालू था। इंजन बंद करके मोना चौधरी कार से बाहर निकली तो बिल्कुल सामान्य लग रही थी। वही दिलकश सदाबहार मुस्कान होठों पर उभर आई थी। वह आगे बढ़ी देवराज चौहान की तरफ। देवराज चौहान की एकटक निगाह मोना चौधरी पर थी। दोनों हाथ कुर्सी की बाजू पर रखे वह मोना चौधरी को देखे जा रहा था। कल शाम मोना चौधरी से उसकी पहली मुलाकात हुई थी। पूछने पर भी उसने मोना चौधरी को अपना ठिकाना नहीं बताया था। ऐसे में अगली सुबह मोना चौधरी का उसके ठिकाने पर पहुंच जाना किसी हैरानी, किसी उलझन से कम न था।
जबकि देवराज चौहान को पूरा विश्वास था कि मोना चौधरी शाम को उसके पीछे नहीं आ पाई थी जब वह होटल से निकला था। मोना चौधरी उसके पीछे आती भी क्यों? उसके और मोना चौधरी के बीच किसी तरह का बैर भाव नहीं था। और फिर मोना चौधरी तो उससे उलझ गई थी जिसने उसे शूट करना चाहा था। ऐसे में मोना चौधरी का यहाँ आ पहुंचना, उसके पास आ पहुंचना, देवराज चौहान की समझ से यह बात बाहर थी कि मोना चौधरी को उसके ठिकाने के बारे में मालूम कैसे हुआ। लेकिन मोना चौधरी के वहां आते ही देवराज चौहान ने मोना चौधरी के चेहरे पर से जो महसूस किया, उससे देवराज चौहान ने अपने शरीर में कुछ रेंगता सा महसूस किया। मोना चौधरी पहुंची, कुछ दूर कार में बैठी उसे देखती रही। उसकी आंखों में उलझन और असमंजस के भाव थे। इन भावों से ही देवराज चौहान ने महसूस कर लिया था कि मोना चौधरी को उसकी मौजूदगी यहाँ होने की आशा नहीं थी। उसे वहां पाकर वह ठगी सी रह गई थी, कार में बैठी रह गई थी। इंजन तक बंद करने का ख्याल उसे ना था। उसे देखती रह रही थी। जाहिर था कि उसे सामने पाकर खुद को संभालने की चेष्टा कर रही थी। अगर मोना चौधरी उसके पास नहीं आई तो फिर यहाँ क्यों आई? किस खातिर आई? बिना वजह तो वह यहाँ आने से रही। मोना चौधरी कार से निकलकर चेहरे पर मुस्कान बिछाए उसकी ओर बढ़ी तो देवराज चौहान अपने चेहरे पर सामान्य भाव ले आया। शांत, भावहीन, तनाव रहित चेहरा। हाय हैंडसम। पास पहुंचते ही मोना चौधरी ने मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत मुस्कान उभरी। हेलो। देवराज चौहान सिर हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। मोना चौधरी ने पास पहुंचते ही हाथ मिलाया। मुझे यहाँ देखकर हैरानी हो रही है? मोना चौधरी हौले से हंसी। मुझे तो लग रहा है जैसे मुझे यहाँ पाकर तुम्हें हैरानी हो। देवराज चौहान का लहजा मुस्कुराहट से भरा था। मोना चौधरी मन ही मन सतर्क हुई। चेहरे पर शौक और चंचल भाव उभरे रहे। मजाक भी कर लेते हो? देवराज चौहान हौले से हंसा। तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैंने तो तुम्हें अपना ठिकाना नहीं बताया था, बस ढूंढ लिया। मोना चौधरी दिलकश मुस्कान के साथ बोली। थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ी। घर आए दोस्त को तुम यूं ही खड़ा रखते हो, अंदर ले जाकर बिठाते नहीं क्या? आओ। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर बंगले के मुख्य दरवाजे की तरफ इशारा किया। थैंक्स। मोना चौधरी दरवाजे की तरफ बढ़ी। मोना चौधरी के पलटते ही देवराज चौहान के चेहरे पर से मुस्कान गायब हो गई। उसकी शांत नजरें मोना चौधरी की पीठ पर थी। मस्तिष्क में सिर्फ एक ही बात थी कि मोना चौधरी वहां यूं ही नहीं पहुंच सकती। अपनी सोचें पक्की होने से पहले वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता था। देवराज चौहान भी आगे बढ़ा। दोनों बंगले के खूबसूरत ड्राइंग रूम में पहुंचे। बेहद विशाल और खूबसूरत है। मोना चौधरी ने बंगले के ड्राइंग रूम में नजरें दौड़ाते हुए कहा। यह जगह मेरी नहीं है, बैठो। देवराज चौहान ने खुद को सामान्य बनाते हुए कहा। फिर किसकी है? मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा। किसी की है, मैं तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए यहाँ आया हूँ, देवराज चौहान ने कहा। मोना चौधरी सोफा चेयर पर बैठ गई। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सोफे पर बैठ गया। इसका मतलब खंडाला में किसी काम पर हो? मोना चौधरी ने सिगरेट सुलगाई। मोना चौधरी को देखते देवराज चौहान ने हौले से सिर हिला दिया। यह तो बताओगे नहीं कि किस काम पर हो? मोना चौधरी हौले से हंसी। बताने वाली कोई खास बात नहीं है। मेरी कहीं जरूरत हो तो बताना, मुझे खुशी होगी। मोना चौधरी हर तरफ नजरें दौड़ा रही थी। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। अकेले हो यहाँ? मोना चौधरी बोली। नहीं, मेरे साथी है। देवराज चौहान ने मोना चौधरी की आंखों में देखा। जगमोहन होगा, वह भी है। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने हाथ उठाकर इशारा किया। देवराज चौहान के इशारा करते ही कुछ दूर खिड़की का कई पर्दे की ओट में खड़ा बाकेलाल राठौर बाहर आ गया। गन वाला हाथ उसने नीचे लटका रखा था। वह उनकी तरफ बढ़ा। मोना चौधरी की निगाह बाकेलाल राठौर की तरफ उठी। बाकेलाल राठौर पास पहुंचा। यह जगमोहन है? मोना चौधरी की आवाज सामान्य थी। नहीं, मेरा साथी है। देवराज चौहान का चेहरा सपाट था। मोना चौधरी ने बाकेलाल राठौर के हाथ में थमी गन को देखा। बंगले के भीतर भी इस तरह गन थामे होने का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। मोना चौधरी मुस्कुराई। देवराज चौहान के कुछ कहने से पहले ही बाकेलाल राठौर बोल पड़ा। गन को साफ कर रहा था। बाकेलाल राठौर और भी पास पहुंचा। ओए कुड़िए, तू तो बहुत खूबसूरत है। मारे को इतनी खूबसूरती ना तो बीकानेर में मिली और ना ही गुरदासपुर में। कहाँ रहती है तू? थारा घर कहाँ है? पता बता दे, कभी तो सलाम मारने आ ही जाऊंगा। मोना चौधरी के चेहरे पर छाई दिलकश मुस्कान और गहरी हो गई। दिल्ली में? तभी तो मन कहूँ, थारे को कभी देखा नहीं। मारे को कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि दिल्ली आऊं। मुंबई में ही बिजी रहता हूँ। थारा नाम का हो? मोना चौधरी। मारे को बाकेलाल राठौर कहे है। थारा दिल्ली का आता पता कहाँ है? कार्ड वार्ड है थारे पास? कहने के साथ ही उसकी निगाह देवराज चौहान से मिली तो देवराज चौहान का इशारा पाकर वह सीधा खड़ा हो गया। यह मोना चौधरी है, देवराज चौहान ने समझाने वाले स्वर में कहा। मोना चौधरी? बाकेलाल राठौर की आंखों में सवालिया भाव उभरे। हमारी ही दुनिया की मोना चौधरी। देवराज चौहान का स्वर सपाट था। बाकेलाल राठौर चौंका। फौरन उसकी नजरें मोना चौधरी की तरफ घूमी।
उसे देखते पाकर मोना चौधरी मुस्कुराई। मारे को तो यह मुस्कान खतरनाक लग गया है। बाकीलाल राठौर होठ सिकोड़कर बोला। क्यों? मोना चौधरी हंसी। क्या अब मैं खूबसूरत नहीं लग रही? नागिन अगर खूबसूरत हो तो और भी खतरनाक हो जाती है। बाकीलाल राठौर मुस्कुराया। तुम्हारी बातें अच्छी हैं। बल्ले बल्ले। बाकीलाल राठौर ने अपनी मूछों पर हाथ फेरा। घास भी खिलाती है, वह भी सूखी सूखी। थारे को ये तो नहीं पता होवे कि घोड़ा सूखी घास नहीं खाता और हम तो बाके राठ बाकीलाल राठौर ने तुरंत देवराज चौहान को देखा। मोना चौधरी हमारी मेहमान है। देवराज चौहान ने बाकीलाल राठौर को देखा। बाकीलाल राठौर की नजर देवराज चौहान पर गई। हुक्म, मेहमान के लिए कुछ लाओ। बाकीलाल राठौर ने मोना चौधरी को देखा। इस वक्त तुम्हारे पास लस्सी का इंतजाम नहीं है, नहीं तो घोलकर ऐसी पिलाता कि बाकीलाल राठौर की लस्सी हमेशा याद रखती। बाकीलाल राठौर ने मोना चौधरी को देखा। चाय इसलिए नहीं पिला सकता कि दूध कुछ देर पहले ही खत्म हुआ है। हमारे पास तो देसी घी का पूरा डिब्बा पड़ा है। पराग का शुद्ध घी है, हमारे बीकानेर में भी मिलो हो। उसके पराठे बना दूं का? हमारा बनाया पराठा खाकर अगले दिन तक भूख नहीं लगती। मोना चौधरी मुस्कुराई। मैं बिना दूध की चाय कॉफी भी पी लेती हूँ। बल्ले बल्ले, ऐदा तो सारा मामला कड़क लगता है हमारे को। बाकीलाल राठौर ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने आंखों से हल्का सा इशारा किया कि वह यहाँ से चला जाए। हम अभी कड़क चाय बनाकर लाए हो, जिसे पीते ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। कहने के साथ ही बाकीलाल राठौर ने आगे बढ़कर गन को एक तरफ रखा और चला गया। देवराज चौहान ने कष्ट दिया। यहाँ कैसे आना हुआ? रात के मामले की वजह से। मोना चौधरी मुस्कुराई। तब तुमने मेरी जान बचाई थी और जिस ढंग से बचाई वह अंदाज वास्तव में तारीफ काबिल था। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या तुमने शीशे में से देखा कि कोई गोली चलाने जा रहा है? लेकिन तुमने यह कैसे सोच लिया कि मुझे ही निशाना बनाया जा रहा था? हो सकता है कि वह किसी और को या तुम्हें निशाना बना रहा होता। वह तुम्हारा ही निशाना ले रहा था, मैंने उसकी आंखों में देख लिया था। देवराज चौहान का स्वर शांत था। मोना चौधरी ने सिर हिलाया। शीशे में देखने के बाद मैंने उसे देखा तो उसकी आंखें तुम पर स्थिर थी। देवराज चौहान बोला। मोना चौधरी ने होठ सिकोड़कर पुनः सिर हिलाया। मैं रात का शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। जवाब में देवराज चौहान मुस्कुराकर रह गया। मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि मेरा पता तुम्हें कहाँ से मिला, बल्कि अब यह पूछूंगा कि किस वजह से यहाँ आई हो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम यहाँ पर मुझसे मिलने तो नहीं आई। मोना चौधरी मन ही मन सतर्क हुई। क्या मतलब? देवराज चौहान की शांत निगाह मोना चौधरी पर थी। तुम जब यहाँ आई तो तुमने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ मेरे होने का कोई सवाल पैदा होगा, कि यहाँ मेरे से मुलाकात होगी। मोना चौधरी ने देवराज चौहान की आंखों में देखा। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? मोना चौधरी एकाएक मुस्कुराई। यहाँ पहुंचकर जब कार में बैठे ही बैठे तुमने मुझे देखा तो हैरानी में पड़ गई कि मैं यहाँ कहाँ से आ गया। तब यह बात मैंने तुम्हारी आंखों में देखी थी जब तुम मुझे देख रही थी। देवराज चौहान का स्वर शांत परंतु शब्दों में पक्का दबाव था। मोना चौधरी हंसी हौले से। बहुत गलत अंदाजे लगाते हो। देवराज चौहान मोना चौधरी को भावहीन निगाहों से देखता रहा। मैं यहाँ पर सबसे पहले तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी कि कल तुमने मेरी जान बचाई, और दूसरी बात यह कि हमारी कल की मुलाकात का अंत कुछ ठीक ना था। बीच में तीसरा आ गया था। सोचा आज आराम से दिन भर तुमसे बातें करूंगी और देखूंगी देवराज चौहान हकीकत में कैसा है। नाम तो बहुत सुन रखा है, अब यह देखना बाकी है कि पास से देखने में कैसा लगता है। देवराज चौहान ने कष्ट लिया। शायद तुम ठीक कह रही हो। मुझे भी कल यही लगा था कि हमारी मुलाकात कुछ अधूरी है, कुछ कमी सी लग रही थी। अब वह पूरी हो जाएगी। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। मोना चौधरी भी मुस्कुराई। बल्ले बल्ले। बाकीलाल राठौर पास आता हुआ बोला। साहब और मेम साहब में कानाफूसी हो रही है। हमारे बीकानेर में एक बार ऐसा हो जाए तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जावे है। बाकीलाल राठौर ने ब्लैक टी के आधे भरे 2 गिलास चाय रखी। पास आकर एक गिलास उसने मोना चौधरी के पास पड़ी तिपाही पर रखी। मारी खास चाय पियो, थारे को मजा ना आयो तो मारे क्या फायदा। एक घूट ले वो और बाकीलाल राठौर को पेट भरकर गालियां निकालो। कहने के साथ ही वह देवराज चौहान के पास पहुंचा और दूसरा गिलास उसे थमाता हुआ बोला। तुसी भी लो वीर जी, मारी बनाई ब्लैक टी थारे को कैसी लगी बताने की जरूरत नहीं। मारे को पता है बिना दूध की चाय ऐसी होवे जैसे गधी का दूध या फिर। बाकीलाल राठौर के शब्द अधूरे रह गए। दरवाजा थपथपाने और पुकारने की मध्यम सी आवाजें उनके कानों में पड़ने लगी। देवराज चौहान और बाकीलाल राठौर की निगाहें मिली। अमित जाग गया था। किसी को ना पाकर बाहर से बंद सर्वेंट क्वार्टर का दरवाजा भीतर से भड़बड़ा रहा था, पुकार रहा था। मोना चौधरी यूं तो शांत थी परंतु भीतरी तौर पर सतर्क हो उठी थी। तुम्हारा बेटा फिर शोर डाल रहा बाके, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। बाकीलाल राठौर ने स्थिर अंदाज में गर्दन हिलाई फिर बोला। आपको तो पता ही है उसे कभी कभी दौरा पड़े, जाकर संभालो उससे। जाता हूँ, हमारी किस्मत में तो औलाद ही ऐसी है कि। बड़बड़ाते हुए बाकीलाल राठौर वहां से चला गया। देवराज चौहान ने ब्लैक टी का घूंट भरा और मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी समझ चुकी थी कि जिस बेटे की बात की जा रही है वह और कोई नहीं बल्कि भागीरथ का बेटा अमित ही है जो कहीं बंद है।
क्या हुआ इसके बेटे को? मोना चौधरी ने शांत भाव से देवराज चौहान को देखा। कभी कभी दौरा पड़ जाता है। मोना चौधरी ने ब्लैक टी का ग्लास उठा लिया। कैसा दौरा? पुरानी बीमारी है। देवराज चौहान मुस्कुराया। ओह, फिर तो जाते जाते ही जाएगी। देवराज चौहान से हिलाकर रह गया। मोना चौधरी के बेतुके सवालों के कारण देवराज चौहान कुछ उलझन में था। खैर, जो भी हो, तुमसे मिलने की हसरत थी जो कि अब पूरी हो गई। मोना चौधरी ने हल्के स्वर में। अब दूसरी हसरत यह है कि हम कभी एक साथ काम करें। मोना चौधरी ने घुट भरा। यह बात हम कल शाम कर चुके हैं। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर कहा। कभी कोई ऐसा काम सामने आया जिसमें हम दोनों के काम करने की गुंजाइश एक साथ हो तो हम दोनों ही करेंगे। तुमने मेरी बातें रखी, मुझे खुशी हुई। मैं देवराज चौहान ने एकाएक चाय का गिलास टेबल पर रखा और उठता हुआ बोला, एक मिनट, मैं अभी आया। कहने के साथ ही देवराज चौहान पलटकर बंगले के भीतरी हिस्से की तरफ बढ़ता चला गया। देवराज चौहान के मस्तिष्क में तीव्र चुभन हो रही थी और चुभन इस बात को लेकर थी कि मोना चौधरी ने जब उसे यहाँ देखा तो हैरान परेशान हक्की बक्की हो गई थी। स्पष्ट था कि मोना चौधरी उसके पास नहीं आई थी, वह यहाँ किसी दूसरे काम के लिए आई थी, परंतु उसे सामने पाकर कहने लगी कि वह उससे मिलने आई थी। जबकि देवराज चौहान को पूर्ण विश्वास था कि कल शाम को जो हालात बन रहे थे उन्हें सामने रखते हुए मोना चौधरी किसी भी हालत में उसके ठिकाने का पता नहीं जान सकती। देवराज चौहान असल बात तक पहुंचना चाहता था कि मोना चौधरी यहाँ किस काम की खातिर आई है, और यह बात तभी मालूम हो सकती थी जब मोना चौधरी को अकेला छोड़ा जाए। अगर हर समय इसके पास रहा तो वह जो करना चाहती है कर नहीं पाएगी। इसके साथ ही देवराज चौहान की सोचों में यह शंका जन्म लेने लगी थी कि कहीं मोना चौधरी भागीरथ के बेटे अमित के चक्कर में तो यहाँ नहीं आई। देवराज चौहान मोना चौधरी की निगाहों से ओझल हो गया। भीतरी दरवाजे में प्रवेश करने के साथ ही लंबा घेरा काटकर अन्य छोटी सी खिड़की पर आकर भीतर बैठी मोना चौधरी को देखने लगा। यह ऐसी जगह थी जहां आसानी से मोना चौधरी को वह नजर नहीं आ सकता था। 2 मिनट गुजर गए। मोना चौधरी ने चाय समाप्त की। देवराज चौहान की वापसी न होने पर मोना चौधरी उठी और लापरवाही भरे अंदाज में टहलने लगी। नजरें हर तरफ दौड़ रही थी। टहलते टहलते मोना चौधरी ने उस दरवाजे की तरफ देखा जिसमें देवराज चौहान गया था, फिर पलटकर उस तरफ बढ़ी जिस ओर से बाकेलाल राठौड़ निकला था। दरवाजे से निकलते ही मोना चौधरी को गैलरी नजर आई तो वह आगे बढ़ी, साथ ही साथ खोज भरी निगाहों से आसपास देखती जा रही थी। मोना चौधरी की इन हरकतों को देखकर छिपकर खड़े देवराज चौहान के होठ सिकुड़ गए। वह तुरंत अपनी जगह से हिला और मोना चौधरी पर निगाह रखने के लिए आगे बढ़ गया। मोना चौधरी ने गैलरी पार की तो सामने ही बंगले के पिछवाड़े का हिस्सा और 100 गज दूर सर्वेंट क्वार्टर बने नजर आ रहे थे। मोना चौधरी छिटकी। उसकी आंखें सर्वेंट क्वार्टरों पर जा टिकी। कई पलों तक वह उधर ही देखती रही। एक सर्वेंट क्वार्टर का दरवाजा उसे खुला नजर आया। कुछ पलों की सोच के बाद मोना चौधरी गैलरी से उतरी और सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ चली। हेलो, मोना चौधरी चिटकी फौरन पलटी। पीछे देवराज चौहान होठों पर मधुर मुस्कान लिए खड़ा था। मैं तुम्हें अंदर तलाश कर रहा था, बैठे बैठे टहलने का मन किया तो इधर आ गई। लापरवाही से कहते हुए मोना चौधरी देवराज चौहान की तरफ बढ़ी। घूमने का मन था तो बंगले में घूमना था, देवराज चौहान ने पूर्ववत स्वर में कहा। बंगला भीतर से काफी अच्छा बना है, इस तरफ तो सर्वेंट क्वार्टर है। ठीक है। करीब पहुंचकर मोना चौधरी मुस्कुराई। बंगला देख लेती हूँ। मोना चौधरी देवराज चौहान के साथ होली। देवराज चौहान का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों के भाव कुछ और ही बयां कर रहे थे। मोना चौधरी का सर्वेंट क्वार्टर की तरफ जाना सब कुछ स्पष्ट कर दे रहा था, क्योंकि अमित के दरवाजा भड़बड़ाने की पुकारने की आवाज इसी तरफ से आई थी। तो क्या मोना चौधरी भागीरथ के बेटे अमित के फेर में है? क्या रूपक लाल चंदोलिया ने अमित को पाने की खातिर चौधरी को आगे किया है? अगर वास्तव में ऐसा है, उसका ख्याल ठीक है, तो एक ही मामले में उन दोनों का टकराव ठीक नहीं। देवराज चौहान मोना चौधरी को बंगला दिखा रहा था। अब दोनों अपना खेल खेल रहे थे। बात करने के लहजे से मोना चौधरी बोली, मेरे पास एक काम है, शायद वह तुम्हारी पसंद का हो। नहीं, अभी मैं कोई नया काम करने की स्थिति में नहीं हूँ। देवराज चौहान मुस्कुराया। मोना चौधरी बंगले का नक्शा दिमाग में बिठाती जा रही थी। क्यों, किसी खास मिशन पर हो क्या? अभी तो किसी खास मिशन या यूं कह लो काम पर नहीं हूँ, देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। लेकिन जल्दी ही मैं किसी खास मकसद में व्यस्त होने जा रहा हूँ। सारा काम तैयार पड़ा है। मोना चौधरी ने देवराज चौहान पर नजर मारी। डकैती? हाँ। कहाँ पर? देवराज चौहान मोना चौधरी को देखकर मुस्कुराया, फिर मुंह घुमा लिया। मोना चौधरी समझ गई कि देवराज चौहान इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को सारा बंगला, कमरे दिखाए। यह किसका बंगला है, तुमने बताया नहीं? मोना चौधरी बोली। मेरे किसी दोस्त का है, देवराज चौहान ने बात टाली। लेकिन तुम लोग यहाँ इकट्ठे होकर कर क्या रहे हो? मोना चौधरी ने पूछा। यही समझ लो कि डकैती की तैयारी कर रहे हैं, देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं तुम्हारी इस डकैती में शामिल हो सकती हूँ?
नहीं, सब कुछ तैयार है। अब बीच में किसी और के आने की गुंजाइश नहीं बची। कोई बात नहीं। मोना चौधरी हंसी, फिर कभी सही, हम एक साथ काम अवश्य करेंगे। कहने के साथ ही मोना चौधरी एक कमरे के बंद दरवाजे के सामने ठिठकी, यह कमरा बंद ही रहता है? नहीं, अंदर जगमोहन सो रहा है। सो रहा है इस वक्त? मोना चौधरी ने देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह मारी। देवराज चौहान ने हौले से सहमति में सिर हिला दिया। लेकिन मैं जगमोहन से मिले बिना नहीं जाऊंगी, उसे उठना ही पड़ेगा, मोना चौधरी ने अपनेपन से कहा और हाथ बढ़ाकर दरवाजे के पल्लों को धकेलने लगी कि देवराज चौहान ने उसकी कलाई थाम ली। मोना चौधरी ने फौरन देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने कलाई छोड़ी और मुस्कुराकर बोला, जगमोहन कभी भी यह बात पसंद नहीं करता कि जब वह नींद में हो तो कोई उसके सिर पर आकर खड़ा हो जाए। मैं नहीं चाहता कि एकाएक तुम्हें अपने पास पाकर वह उखड़ जाए। वैसे ऐसा होगा नहीं, तुम्हें देखकर वह खुशी होगा। तुम हॉल में चलो, मैं जगमोहन को लेकर आता हूँ। मोना चौधरी के होठों पर मुस्कान उभरी। ओके कहने के साथ ही मोना चौधरी आगे बढ़ गई। परंतु मोना चौधरी का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। जिस तरह देवराज चौहान ने उसे दरवाजा खोलने से रोका था, उससे मोना चौधरी को इस बात का एहसास हो गया था कि देवराज चौहान उसके प्रति सतर्क है और उस पर किसी तरह का शक भी है। मोना चौधरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सामने देवराज चौहान है जिसे बातों में उलझाया नहीं जा सकता। उसके सीधे सीधे ही यहाँ पहुंच जाने से वह देवराज चौहान की नजरों में शक की वजह बन गई थी। लेकिन उसे भी तो मालूम नहीं था कि यहाँ पर देवराज चौहान से मुलाकात होगी। देवराज चौहान वहीं खड़ा मोना चौधरी को तब तक जाते देखता रहा जब तक कि वह निगाहों से ओझल न हो गई। देवराज चौहान की आंखें सिकड़ी हुई थी, चेहरे पर सोच के भाव थे। मोना चौधरी के अंदाज से देवराज चौहान ने स्पष्ट महसूस कर लिया था कि वह किसी फेर में है और फार्म हाउस के इस बंगले पर वह सिर्फ एक ही काम के लिए आ सकती है, भागीरथ के लड़के अमित के लिए। अगर रूपक लाल ने मोना चौधरी को हायर किया है तो उनमें सौदा हुआ है, तो जिसके की चांसेस देवराज चौहान को स्पष्ट नजर आ रहे थे। यहाँ आने पर जिस तरह मोना चौधरी उसे देखकर हैरत में पड़ गई थी, उससे यह तो साफ ही था कि मोना चौधरी नहीं जानती थी कि वह ही अमित को सुरक्षा दे रहा है। जो भी हो, अगर मोना चौधरी इस मामले में आती है तो मामला खतरनाक रूप ले सकता है। देवराज चौहान ने दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश कर गया। जगमोहन और सोहनलाल डबल बेड पर गहरी नींद में थे। देवराज चौहान ने जगमोहन को नींद से उठाया। सब ठीक तो है? उठते ही जगमोहन के होठों से निकला। उसकी आंखें नींद पूरी ना होने की वजह से लाल सी हो रही थी। रात भर जागने के बाद वह सिर्फ 5 घंटे ही नींद ले पाया था। ठीक है। देवराज चौहान ने कुर्सी खींची और बैठते हुए सिगरेट सुलगाई। मोना चौधरी आई है? कौन? जगमोहन चौंका, आंखों में हैरानी के भाव उभरे। मोना चौधरी यहाँ? जगमोहन के होठों से निकला। देवराज चौहान ने कश लिया। तुमने कल उसे यहाँ का पता बता दिया था? जगमोहन अभी तक असंयत था। नहीं, हम इस वक्त मिशन पर हैं, ऐसे में किसी को अपना पता बताने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मोना चौधरी को कैसे पता चला कि तुम यहाँ पर हो? जगमोहन ने अजीब से स्वर में कहा। देवराज चौहान के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। जगमोहन ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। मोना चौधरी कहाँ है? ड्राइंग रूम में बैठी है। मेरे ख्याल में वह इस बंगले को देख लेना चाहती थी, यहाँ के रास्ते देख लेना चाहती थी। वह उसे मैंने दिखा दिए हैं। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान ही थी। क्यों? पहले तुम अपने सवाल का जवाब लो। तुमने पूछा कि मोना चौधरी को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। सब बातों का जवाब इसी सवाल में है। कैसे? अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो हकीकत यह है कि मोना चौधरी को नहीं पता था कि मैं यहाँ पर हूँ। वह मुझे यहाँ देखकर हैरत में पड़ गई। देवराज चौहान ने कश लिया। आना मतलब कि वह यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं आई थी? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। नहीं, मेरे ख्याल से वह भागीरथ के लड़के अमित के वास्ते यहाँ आई है। यह सुनते ही जगमोहन एक बारगी उछल कर रह गया। क्या कह रहे हो? जगमोहन हक्का बक्का सा नजर आया। खुद ब खुद यहाँ आने का मतलब यही निकलता है। यहाँ पर अमित के सिवाय मोना चौधरी की दिलचस्पी का कोई दूसरा सामान नहीं है। देवराज चौहान के होठों में सिकुड़न पैदा हो गई। मतलब कि रूपक लाल ने अमित को हासिल करने के लिए मोना चौधरी को हायर किया है? हाँ, और मोना चौधरी को नहीं मालूम था कि हम पहले से ही इस काम में है। अगर उसे मालूम होता तो शायद वह इस काम को हाथ में न लेती, क्योंकि इस बात से तो वह भी वाकिफ है कि हमारा टकराव जब भी होगा, टकराव खूनी होगा, सुर्ख ही सुर्ख रंग का होगा। खून खराबे के अलावा और कुछ होगा ही नहीं। जगमोहन ने सोच भरे अंदाज में होठों को दांतों से काटा। मोना चौधरी अमित की मौजूदगी का एहसास पा चुकी है। वह जब ड्राइंग हॉल में थी तब सर्वेंट क्वार्टर में सोया पड़ा अमित जाग उठा था और खुद को अकेला पाकर बंद दरवाजा भिड़भड़ाने लगा था, पुकारने लगा था। इसके बाद मोना चौधरी ने उस तरफ जाने की कोशिश भी की, परंतु मेरी वजह से उसे रास्ते से ही वापस मुड़ना पड़ा। जगमोहन देवराज चौहान को देखे जा रहा था। यह सब बातें खुलासा तौर पर तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि अब तुम मोना चौधरी से मिलने जा रहे हो। अब अमित कहाँ है? वहीं बाकी उसके पास है। जगमोहन ने हौले से सिर हिलाकर कहा। मोना चौधरी अगर अमित को हासिल करने के फेर में है तो बहुत कुछ गलत हो जाएगा। हाँ। देवराज चौहान की आवाज शांत थी। कोई रास्ता? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने कश लिया और शांत स्वर में कह उठा, खून खराबा ना हो
बात लंबी ना खींचे, झगड़ा ना हो, इसका तो सिर्फ एक ही रास्ता है। हमारे लिए भी वही रास्ता है और मोना चौधरी के लिए भी वही, लेकिन उस रास्ते पर चलने के लिए जैसे हम तैयार नहीं होंगे, मेरे ख्याल में उसी तरह मोना चौधरी भी तैयार नहीं होगी। कौन सा रास्ता? हम इस मामले से पीछे नहीं हट सकते। भागीरथ को, खास तौर से थापर को किसी भी हालत पर इस काम के लिए इनकार नहीं कर सकते। वैसे भी एक बार कदम आगे बढ़ाकर पीछे हटाना हमारी आदत में नहीं है। ऐसा करके शर्म की चादर ओढ़ी तो हम अपनी ही नजरों में गिर जाएंगे। जगमोहन ने सहमति में सिर हिलाया। और तुम क्या सोचते हो कि हमें देखकर मोना चौधरी इस मामले से हट जाएगी? अगर वह मामला हाथ में ले चुकी है, जुबान दे चुकी है, तो पीछे नहीं हटने वाली, क्योंकि उसके बारे में जो सुन रखा है उसे मद्देनजर रखते हुए उसका पीछे हटना मेल नहीं खाता। जगमोहन ने सोच भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान ने अजीब सी मुस्कान के साथ कश लिया। यही बात मैं कह चुका हूं कि मेरे ख्याल में मोना चौधरी अब इस मामले से पीछे हटना चाहे भी तो हट नहीं सकेगी। उसने भी तो रूपक लाल चंदोलिया को जुबान दी होगी। हो सकता है इस काम की एवज में मोना चौधरी ने पहले ही पैसा ले लिया हो, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जिस मामले को हम मामूली समझ रहे थे वह अब मामूली नहीं रहा। जगमोहन बोला। अभी यकीनी तौर पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। क्यों? यह सब हमारी सोचे और शक है। देवराज चौहान की आवाज शांत थी। अभी तक मोना चौधरी ने ऐसा कोई इशारा नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमारी सोचों को पक्कापन मिल सके। लेकिन मोना चौधरी का इस तरह यहाँ आना ही जाहिर करता है कि अमित के लिए ही। इस बारे में फिर बात करेंगे। हॉल में आ जाओ, मैं वहीं पर जा रहा हूँ। देवराज चौहान कुर्सी से खड़ा हो गया। तभी बेड पर लेटे सोहनलाल ने करवट ली और बोला, कैसी लगती है मोना चौधरी? चुप। जगमोहन ने उसे देखकर तीखे स्वर में कहा, अपनी हालत देख। सुना है बड़ी हसीन बला है। सोहनलाल सीधा बैठता हुआ बोला, जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक है। अगर वह भागीरथ के बेटे के चक्कर में है तो तेरे को सारे नजारे दिखा देगी। जगमोहन का स्वर तीखा था। नजारे भी किस्मत वालों को ही देखने को मिलते हैं। सोहनलाल ने अपने पिच के मुंह में लगे दांत फाड़े। तभी देवराज चौहान बोला, सोहनलाल तुम गन लेकर दूसरे रास्ते से बाहर निकलकर आसपास नजर रखो। वैसे तो मोना चौधरी अकेली ही आई होगी, फिर उसके साथ कोई या कुछ लोग हो सकते हैं। हो सकता है वह कुछ करने के इरादे से आई हो। अगर ऐसा कुछ है तो हम किसी भी हालत में चूकना नहीं चाहते। मैं अभी गन के साथ बाहर जाता हूँ। सोहनलाल फौरन बेड से उतरता हुआ बोला। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो मेरा निशाना खास नहीं है, शायद निशाने पर न लगे। चिंता मत कर। जगमोहन ने व्यंग भरे स्वर में कहा। गन को आसमान की तरफ उठाकर ठा ठा कर देना, बाकी का मामला हम संभाल लेंगे। तो सिर्फ सायरन बजाने के ही काबिल है। सारी उम्र रोते ही रहना, सोहनलाल ने तीखे स्वर में कहा। देवराज चौहान पलटा और बाहर निकल गया। मोना चौधरी ने सिगरेट समाप्त की ही थी कि देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। दोनों एक दूसरे को देखकर शांत भाव से मुस्कुराए। जगमोहन की तबीयत अगर ज्यादा खराब है तो मैं उससे फिर मुलाकात कर लूंगी, मोना चौधरी ने कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, वह आ रहा है। देवराज चौहान सोफे पर बैठता बोला। फॉर्म पर मौसम अच्छा है, खुली जगह है, ऐसे में टहलने का मजा आता है। हाँ यह तो है, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में ही कहा। वैसे भी यहाँ के मौसम में खंडाला की पहाड़ियों और हरियालियों का असर ज्यादा है, इस कारण मौसम हमेशा खुशगवार रहता है। इससे पहले मोना चौधरी कुछ कहती, बाकेलाल राठौर नजर आया, जो कि प्लेट में नाश्ता तैयार करके अमित के लिए ले जा रहा था। अब हमारा पुत्र ठीक है? पास से गुजरता बाकेलाल राठौर ठिठक कर होले से हंसा। वो हमको बगल में नहीं पाता तो उसका दौरा चालू हो जाता है, हमारी गोद में बैठते ही ठीक हो जावे। एक मन ने उसे गोद में बिठाकर 4 बार हल्लू हल्लू हिलाया तो एकदम फिट हो गया। मोना चौधरी सिर हिलाकर फौरन मुस्कुराकर बोली, मैं इस बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। एक नजर तुम्हारे बेटे को देख लूं तो उसके लिए कोई अच्छा डॉक्टर बता सकती हूँ। वह डॉक्टर भी मेरे को अच्छी तरह जानता। मोना चौधरी जी, थारे को तकलीफ नहीं देना चाहता हम। हमारे को पक्का पता है कि वह ठीक नहीं हो सकता। खानदानी बीमारी जो है, उसकी माँ को भी जो थी, इसी बीमारी में दौड़ा पड़ा तो वो 10वीं मंजिल से कूद गया। यह बीमारी तो ठीक ना हो सको। फिर भी एक बार उसे देख लूं तो हर्ष तो हमको नहीं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने दे, हमारे लिए भारी दिक्कत हो जावे। मोना चौधरी सामान्य भाव से बाकेलाल राठौर को देख रही थी। देवराज चौहान का चेहरा हद से ज्यादा सामान्य था और बाकेलाल राठौर ने चेहरे पर ढेर सारा भोलापन ओढ़ रखा था। कैसी दिक्कत? हमारा छोरा नया नया जवान हुआ है। जवान औरत को देखकर पागल हो उठे, उस पर कंट्रोल करना कठिन हो जावे। रोको तो फिर दौड़ा पड़ जावे, और फिर थारे जैसी खूबसूरत को देखकर तो हमारे छोरे को संभलना कठिन हो जावे। दौरा बढ़ गया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जावे। मोना चौधरी समझ गई कि उसकी बात को खूबसूरती के साथ टाल दिया गया है। अगर ऐसी बात है तो फिर आपके बेटे से मैं नहीं मिलूंगी, मोना चौधरी ने हौले से हंसकर कहा। थारे को बहुत बड़ा थैंक यू, बाकेलाल राठौर ने आभार भरे स्वर में कहा। मारे को तो इस बात से पहले ही खतरा होवे कि मारा छोरा थारे को देख ना लेवे। तबे तो मन ने छोरे को भीतर से बंद करो, बाहर से टकनी लगा दी। चलू मैं, वो हमारा इंतजार करो, नाश्ता देना उसे। कहने के साथ ही बाकेलाल राठौर वहां से आगे बढ़ता चला गया। मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा। इसके बेटे को बहुत खतरनाक बीमारी है, मोना चौधरी ने कहा। हाँ, देवराज चौहान मुस्कुराए।
दोनों की बातों में लुका छिपी का खेल जारी था। तभी जगमोहन ने भीतर प्रवेश किया। होठों पर पहाड़ जैसी खुशी उभरी पड़ी थी। मोना चौधरी उसे देखते ही उठी और जगमोहन के पास पहुंचते ही हंसकर हाथ मिलाते हुए बोली, तुम जगमोहन हो। कई साल पहले तुम्हारी तस्वीर देखी थी, उसी की बिना पर तुम्हें पहचाना। मैंने भी एक बार तुम्हारी तस्वीर देखी थी, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सोचता हूँ कि हम बहुत देर से मिले, हमें पहले ही मिल लेना चाहिए था। मोना चौधरी हौले से हंसी। वे दोनों बैठ गए। अब तबीयत कैसी है? मोना चौधरी ने पूछा। ठीक है, रात को तबीयत कुछ खराब हो गई थी, आराम करके अब संभल गई है, जगमोहन ने सामान्य स्वर में ही कहा। तुम्हें अचानक यहाँ देखकर अजीब सा लगा, हैरानी सी हुई। मोना चौधरी के होठों पर तीव्र मुस्कुराहट उभरी। कल रात देवराज चौहान ने मेरी जान बचाई थी, वरना गोली मुझे लग जाती। लेकिन उस वक्त हालात ऐसे थे कि शुक्रिया अदा नहीं कर पाई, इसलिए धन्यवाद अदा करने यहाँ आ गई। सोचा इसी बहाने एक बार फिर देवराज चौहान से और तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी। बहुत अच्छा किया जो यहाँ आ गई, जगमोहन खुशी जाहिर करते हुए बोला। देवराज चौहान ने तुम्हें यहाँ का पता ना दिया होता तो इस समय हमारी मुलाकात ही ना होती, तुम यहाँ तक ना आ पाती। कहते हुए उसने देवराज चौहान पर निगाह मारी। मोना चौधरी ने जगमोहन के चालाकी भरे शब्दों को तुरंत पहचाना। ऐसी बात नहीं है, देवराज चौहान ने मुझे पता नहीं बताया था, बल्कि मैंने ही यह जगह तलाश की है। खंडाला में किसी काम पर होगी, यूं ही तो खंडाला में आने से रही, वह भी दिल्ली से। मोना चौधरी ने हौले से सिर हिलाया। हाँ, किसी काम से ही आई हूँ, कल ही यहाँ पहुंची हूँ, तभी देवराज चौहान से मुलाकात हो गई। मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ कि खंडाला आ गई, तुम लोगों से मिलना हो गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा हुआ, जैसा सुना था वैसा ही पाया कि देखने में तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा? मोना चौधरी हंसी। हाँ बिल्कुल सच। अगर ऐसी बात है। मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा तो देवराज चौहान ने तारीफ नहीं की। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा, कुछ कहना चाहा कि खामोश हो गया। उसी वक्त देवराज चौहान उठा। मैं अभी आया, कहने के साथ ही देवराज चौहान बाहर निकलने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान के बाहर निकलते ही जगमोहन उठा और मोना चौधरी के बिल्कुल करीब वाली सोफा चेयर पर बैठता हुआ बोला, दरअसल बात यह है कि देवराज चौहान को सिर्फ नोटों की खूबसूरती ही नजर आती है, बाकी की दूसरे तरह की खूबसूरती बेशक वह किसी युवती की हो, फीकी ही नजर आती है। अच्छा? मोना चौधरी के होठों पर गहरी मुस्कान फैल गई। हाँ सच कह रहा हूँ। तुम्हारा मतलब कि देवराज चौहान ने आज तक किसी युवती को छुआ नहीं? ऐसा मैंने नहीं कहा और ना ही मेरा यह मतलब था, जगमोहन ने गर्दन हिलाकर कहा। मतलब कोई युवती है जो देवराज चौहान? हाँ। कौन है वह खुशनसीब? मोना चौधरी के चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे। नगीना। नगीना? हाँ, नगीना नाम है उसका, तुम्हारी ही तरह खूबसूरत है, शायद कुछ कम खूबसूरत हो। मंगोलिया में मिली थी देवराज चौहान को। उसके बाप का नाम जोधा सिंह था, बहुत दमदार इंसान था। ऐसा इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जोधा सिंह ने नगीना को भी अपने जैसा खतरनाक बना दिया था। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी है नगीना। जब मंगोलिया से लौटे तो नगीना हमारे साथ ही हो गई। नगीना का चाचा ज्वाला सिंह भी मंगोलिया का खतरनाक इंसान था। मंगोलिया की तबाही के बाद वह जाने कहां चला गया, उसके बाद उससे कभी मुलाकात नहीं हुई। तुम्हारा मतलब कि मंगोलिया से आकर देवराज चौहान ने नगीना से शादी कर ली? नहीं, जगमोहन ने सिर हिलाया। शादी नहीं की तो ऐसे ही रखा हुआ है? ऐसे भी नहीं। शादी भी नहीं की, ऐसे भी नहीं रखा। मैं समझी नहीं तुम कहना क्या चाहते हो। जगमोहन मुस्कुराया। बिना शादी के या फिर शादी करके आदमी और औरत में जो रिश्ता बनता है, देवराज चौहान और नगीना का रिश्ता उससे कहीं ज्यादा मजबूत और पवित्र है। हर बंधन टूट सकता है, लेकिन देवराज चौहान और नगीना में जो बंधन है वह कभी नहीं टूट सकता। मोना चौधरी ने समझने वाले भाव में हौले से सिर हिलाया। लेकिन देवराज चौहान सारी उम्र एक ही से कैसे बंधा रह सकता है? कभी तो उससे बोर होगा। जगमोहन हौले से हंस पड़ा। देवराज चौहान तो एक ही से बनने को तैयार नहीं था, उसे सिर्फ दौलत से मतलब है, औरत से वास्ता रखना उसे पसंद नहीं। देवराज चौहान और नगीना को एक करने में मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया था। वह तो नगीना को मंगोलिया से लाने को ही तैयार नहीं था, जबकि नगीना देवराज चौहान के साथ जाना चाहती थी। तब मुझे बीच में आना पड़ा। मैंने देखा नगीना मेरी भाभी बनने के काबिल है, ऐसे में मैं नगीना को साथ ले आया। देवराज चौहान की मर्जी के बिना नगीना को साथ रख लिया। शायद जिंदगी में यही एक काम था जो मैंने देवराज चौहान की इजाजत के बिना किया, उसके इनकार करने पर किया। उसके बाद नगीना और देवराज चौहान को एक करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। वेरी गुड। मोना चौधरी मुस्कुराई। तो नगीना तुम लोगों के साथ रहती है? साथ रहकर भी साथ नहीं रहती। मतलब कि वह अलग बंगले में रहती है। अब बंगले का नंबर मत पूछने लग जाना, या फिर यह बात कि वह बंगला कहाँ है। जगमोहन मुस्कुराया। मतलब कि देवराज चौहान को हासिल करने का कोई चांस नहीं? मोना चौधरी हंसी। मेरे ख्याल में तो नहीं। कोशिश कर लेने में तो कोई हर्ज नहीं। किसी की सोचों को पकड़कर मैं कैद नहीं कर सकता। जो तुम्हारे मन में आए करो। जगमोहन मुस्कुराया। और तुम्हारा अपने बारे में क्या विचार है? मोना चौधरी ने शरारती मुस्कुराहट भरे अंदाज में होठ सिकोड़े। मैं? जगमोहन के होठों से निकला। हाँ, तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। तुमने कहा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। कहा था, लेकिन एक बात कहनी भूल गया था कि तुम खतरनाक भी हो। जगमोहन ने दांत फाड़े। वैसे भी अभी अभी हाल ही में मेरी शादी हुई है। अच्छा? मोना चौधरी की आंखों में व्यंग के भाव उभरे। बधाई हो। मेहरबानी। जगमोहन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। तब ना हुई होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। मुझसे? हाँ, लेकिन मैंने तो तुम्हें शादी के लिए नहीं कहा।
अब तुम्हें पता चल चुका है कि यहाँ कोई चांस नहीं, इसलिए ऐसी बात कह रही हो। यह तो वक्त बताता कि उस हालात में मैंने तुमसे जबरदस्ती शादी कर लेनी थी। जगमोहन हंसा। जबरदस्ती की क्या जरूरत है? मोना चौधरी की आवाज में शौकी भर आई। क्या मतलब? हम बिना शादी के ही दोस्ती कर लेते हैं? मोना चौधरी ने प्यार भरे लहजे में कहा। धीरे बोलो, देवराज चौहान ने सुन लिया तो मुझे उल्टा लटका देगा, जगमोहन ने जल्दी से कहा। देवराज चौहान बंगले के मुख्य द्वार से बाहर निकला। कुछ ही फासले पर सोहनलाल गन के साथ मौजूद खड़ा था। चंद कदमों की दूरी पर मोना चौधरी वाली कार खड़ी थी। गन को एक तरफ रखो। पास पहुंचते ही देवराज चौहान ने आसपास नजरें घुमाते हुए कहा। सोहनलाल कुछ दूर दीवार के साथ गन को खड़ा कराया। कोई नजर आया? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, सोहनलाल ने सिर हिलाया। मेरे ख्याल में मोना चौधरी अकेली ही आई है। मैं जानना चाहता हूँ कि मोना चौधरी कहाँ ठहरी है। सोहनलाल ने देवराज चौहान के शांत चेहरे पर निगाह मारी। कोई खास वजह? अभी तो शायद कोई खास वजह नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में पैदा भी हो सकती है। देवराज चौहान ने पहले जैसे स्वर में कहा। तुम कार की डिक्की में छिप जाओ। मोना चौधरी यहाँ से जहाँ जाएगी मालूम हो जाएगा। हर काम सावधानी से करना। सोहनलाल ने सिर हिलाया। मोना चौधरी यहाँ से कब रवाना होगी? कह नहीं सकता, अभी भी बाहर आ सकती है और 4 घंटे बाद भी। वो अपनी मर्जी से बाहर आएगी। मैं जबरदस्ती वाले अंदाज में उसे विदा नहीं करना चाहता। ठीक है, सोहनलाल ने पुनः सिर हिलाया। मैं जाऊं कार की डिक्की में? देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिला दिया। सोहनलाल आगे बढ़ा। डिक्की के पास पहुंचकर ठिठका। आसपास नजर मारी। बंगले के मुख्य द्वार पर निगाह मारी। फिर फुर्ती से डिक्की खोली और भीतर घुसकर डिक्की बंद कर दी। देवराज चौहान का चेहरा शांत था। कुछ पल वह वहीं खड़ा रहा, इधर उधर निगाहें घुमाता रहा, फिर पलटकर बंगले के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। की गल हो रही वे, मारे को भी तो बताओ, बाकीलाल राठौर ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा। जगमोहन और मोना चौधरी की निगाह उसकी तरफ उठी। बाकीलाल राठौर पास आ पहुंचा। शादी की बात चल रही थी, जगमोहन ने मुस्कुरा कर कहा। वाह भाई, सुनकर मारे को मजा आ गया। कौन सी तारीख निकली ब्याह की? अड़चन आ गई है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। काहे की अड़चन? मारे को बोलो, अड़चन को वट के रख देंगे। वो बात नहीं है, अभी अभी मेरी शादी हुई है, अब उसे ऐसे। तभी देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। जगमोहन खामोश हो गया। देवराज चौहान के चेहरे पर शांत भाव थे। मोना चौधरी उठ खड़ी हुई। उसने मुस्कुराकर सबको देखा। अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी? बाकीलाल राठौर बोला। अभी तो मन ने थारा चेहरा भी ठीक से नहीं देखा। मन ने थारे से कोई बात भी नहीं की और थारे को जाने की पड़ गई। इतनी भी जल्दी क्या है? जगमोहन बोला। लंच करके जाना। मारे हाथों की रोटी खाओगी तो थारा जाने का मन न करो। फिर सही कहीं पहुंचना है। मोना चौधरी ने पूर्ववत लहजे में कहा। हम भी थारे साथ चले। बाकीलाल राठौर क्या उठा? रास्ते में बातें। मुझे जहां जाना है अकेले जाना है। मोना चौधरी ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन वादा रहा, अगली मुलाकात लंबी होगी, खाना भी रहेगा और बातें भी रहेंगी। तो दोबारा कब आना होगा? जगमोहन ने मीठे स्वर में पूछा। मोना चौधरी ने अजीब सी मुस्कान के साथ सबको देखा। देवराज चौहान भी मोना चौधरी को देखते हुए मुस्कुराया। बहुत जल्दी। मुस्कुराहट से भरा स्वर शांत था। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। मेरा भी यही ख्याल है कि हम लोगों की बहुत जल्दी दोबारा मुलाकात होगी, देवराज चौहान ने मुस्कान भरे अंदाज में कहा। और उस मुलाकात पर मुझे अवश्य खुशी होगी। मोना चौधरी ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। देवराज चौहान ने मोना चौधरी की आंखों में। दोनों के होठों पर मुस्कान थी। जगमोहन और बाकीलाल राठौर की निगाह दोनों पर फिर रही थी। मोना चौधरी के होठों पर उभरी मुस्कान गहरी हो गई। होटल तो मैंने रात को ही छोड़ दिया था। नया ठिकाना बनते ही मैं तुम्हें खबर कर दूंगी। अभी मुलाकात में मजा नहीं आया। शायद हम दोनों ही किसी काम में उलझे हुए हैं, जबकि अच्छी मुलाकात के लिए दिमागी फुर्सत होना जरूरी है। ठीक ठीक कहती हो, देवराज चौहान बोला। और हमने मिलकर कोई बड़ा काम भी करना है। हाँ, देवराज चौहान ने हौले से सिर हिलाया। चलती हूँ, फिर मिलते हैं। मारे हाथ का खाना खा जाती है तो मारे साथ साथ थारे को भी खुशी हो गए। मोना चौधरी ने बाकीलाल राठौर को देखा। अब जब भी आऊंगी खाना अवश्य खाऊंगी। सुनकर मारे को खुशी हो गए। मोना चौधरी ने सबसे विदा ली। तीनों मोना चौधरी के साथ बाहर खड़ी उसकी कार तक गए। खुशी खुशी के आवरण में मोना चौधरी को विदा किया गया। कार में बैठते ही मोना चौधरी ने कार स्टार्ट की। तभी उसकी निगाह कुछ दूर दीवार के साथ सटाकर खड़ी कर रखी गन पर पड़ी। चेहरा सपाट था, परंतु मन ही मन चौंकी कि जब वह यहाँ आई थी तब दीवार के साथ कोई गन नहीं थी। फिर किसने रखी? मतलब कि जब वह भीतर थी तब बाहर कोई गन के साथ मौजूद था। सूरज सिंह के मुताबिक यहाँ 4 है, जबकि चौथा उसके सामने नहीं आया। कहाँ है वह? कौन था चौथा? इन विचारों में उलझी होठों पर मुस्कान लिए मोना चौधरी ने हाथ हिलाकर बाय बाय की और कार को आगे बढ़ाकर मोड़ते हुए वापसी पर दौड़ा दिया। दोस्तों, इस शानदार एक्शन थ्रिलर कहानी को आप सुन रहे हैं गॉगल गुरु ऑडियो बुक चैनल पर। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में बहुत ही जल्दी। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।